नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड टेक यूट्यूब चैनल। इसी वीडियो में हम डीसी जनरेटर के कुछ एमसीक्यू को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। सीबीटी एग्ज़ाम जो होने वाला है पीजीसीएल का, बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। पहले हम हैंड टूल्स बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। पीजीसीएल का एग्ज़ाम के लिए और जितना भी है सीबीटी टेक्निकल का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एमसीक्यूज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके लिए डीसी जनरेटर का एमसीक्यू को। तो पहला एमसीक्यू हो गया, देखिए, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कौन सा सिद्धांत में कार्य करता है? तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन: कॉक्सक्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा इसमें आंसर। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डीसी जनरेटर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में काम करता है। जी नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में काम तो करता है, लेकिन ये क्या पूछा है? प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल के हिसाब से डीसी जनरेटर काम करता है। ये जो डीसी जनरेटर हो गया है, डीसी मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा क्या? डी इज़ द राइट आंसर, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितना भी हो गया सब डीसी जनरेटर, मोटर या ट्रांसफार्मर, सभी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे का लॉ है, उसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। बाकी रहा कॉक्सक्रू रूल, ये हम जानते हैं, मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़े हैं कि डायरेक्शन जो अगर हम घुमाएंगे इसको, कॉर्क स्क्रू को, तो उसका जो डायरेक्शन है, जो नीचे जाता है कॉर्क स्क्रू, नीचे वाला डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन पढ़ेंगे, और ये जो घूमेगा ऐसे, ये घूमने वाला डायरेक्शन को हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बाकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस में काम करता है? अगर लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे तो थंब और फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये दर्शाता है डीसी जनरेटर का, सॉरी डीसी मोटर के लिए काम करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम करता है डीसी जनरेटर के लिए। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल के लिए राइट आंसर होगा क्या? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है डायनामिकली, यानी घूरने के बाद, तो कौन सा इसका फॉर्मूला है ईएमएफ इंड्यूस होने का? क्या राइट आंसर है इसका? BLV वोल्ट्स, BLV साइन थीटा वोल्ट्स, BL साइन थीटा वोल्ट्स एंड BL कोस थीटा वोल्ट। कौन सा होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा BLV साइन थीटा, यानी कौन सा? सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब जानते हैं BLV साइन थीटा, बी क्या है और LV ये क्या क्या है, चलिए जानते हैं। बी यानी, याद रखेंगे, बी यानी फ्लक्स डेंसिटी को बी बोला जाता है, जिसका यूनिट होता है टेस्ला। ये हो गया फ्लक्स डेंसिटी, जिसका यूनिट टेस्ला में बोला जाता है। बाकी रहा एल, एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसका यूनिट मीटर में आएगा। बाकी रहा वी, ये रहा वेलोसिटी, जिसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड में। किसका वेलोसिटी? ये जो कंडक्टर हम घुराते हैं ना, इसमें मैग्नेटिक के बीच में रख के जो कंडक्टर घूरता है, तभी जाके जनरेट होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये जो कंडक्टर घूरेगा, इसका वेलोसिटी होता है क्या? v, यानी उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। बाकी जो थीटा रहा है BLV साइन थीटा, ये थीटा बोला जाता है कंडक्टर जो कट करता है लाइन्स ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, उसका एंगल को बोला जाता है थीटा। ये डिग्री में आएगा। बाकी सबका यूनिट याद रहेगा। बी जो फ्लक्स डेंसिटी, उसका यूनिट टेस्ला में आएगा। बाकी एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो मीटर में आएगा। वेलोसिटी वी जो मीटर पर सेकेंड में आएगा। वेलोसिटी यानी जो लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करता है, जिस स्पीड में कट करता है, उसको वेलोसिटी बोला जाता है। बाकी थीटा हो गया एंगल, कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में जो बीच में जो क्या आता है, एंगल आता है, उसको थीटा बोला जाता है। तो BLV साइन थीटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, याद रखेंगे। सी इज़ द राइट आंसर इसका, BLV साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। हम जानते हैं सभी इसको, बहुत आसान सवाल है। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन होने के बाद कन्वर्सन होता है, अर्थात मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। राइट आंसर क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए कौन सा रूल को यहाँ पे यूज़ करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉर्कस्क्रू रूल वही है, वो भी करंट का डायरेक्शन दिखाता है और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का
जो वो घूमेगा उसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, जब वो नीचे जाएगा उसको वो दिखाएगा क्या, करंट डायरेक्शन। जो घूरता है उसको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, नीचे की तरफ जो जाएगा वो दिखाएगा करंट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए हम डीसी जनरेटर को पहले बता चुका हूँ कि डीसी जनरेटर कौन सा रूल पे कार्य करता है। डीसी जनरेटर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड डीसी मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में काम करता है। जो राइट हैंड पाम रूल हो गया, पाम रूल यानी एक सोलेनॉइड को अगर हम राइट हैंड में पकड़ते हैं तो इसका डायरेक्शन थंब जो है, अगर ऐसे हम पकड़ते हैं सोलेनॉइड को तो ये जो थंब हो गया, ये थंब बताता है नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, बाकी जो उंगली है ये बताता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। ये हो गया राइट हैंड पाम रूल। बाकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कार्य करता है कौन सा, मोटर करंट डायरेक्शन दिखाने के लिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कार्य करता है करंट डायरेक्शन दिखाने के लिए जनरेटर के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया, याद रखेंगे, डी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में कार्य करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, किसमें, जनरेटर में। तो जनरेटर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच आर द 2 पॉइंट दैट कैन ब्रूस कॉन्ट्रैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में जो ब्रूस है ना, जो ब्रूस है, ब्रूस का कॉन्ट्रैक्ट रेजिस्टेंस, तो किसी 2 पॉइंट बीच में कौन सा 2 पॉइंट ऐसा है जो मेजर किया जाता है उसका रेजिस्टेंस टॉस करके। तो कहाँ कहाँ किसके बीच में मापा जाता है ब्रूस का रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। ब्रूस का रेजिस्टेंस अगर जानना है डीसी जनरेटर में, डीसी मशीन में, तो कौन सा दोनों पार्ट है जो जिसके बीच में रेजिस्टेंस को ब्रूस रेजिस्टेंस बोला जाता है। देखिए ये बोला रेजिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट ब्रूसेस, जो ब्रूस दोनों ब्रूस लगता है जिसके बीच में घूरता है आर्मेचर, तो वो दोनों ब्रूस के बीच का रेजिस्टेंस को बोला जाता है जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। नहीं, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं है, दोनों ब्रूस के रेजिस्टेंस में, दोनों ब्रूस के बीच का रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर, राइजर, कम्यूटेटर और राइजर, कम्यूटेटर का राइजर है और ब्रूस, ये दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट को बोला जाता है। नहीं, ये नहीं। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रूस एंड कम्यूटेटर, ब्रूस एंड कम्यूटेटर के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है ब्रूस रेजिस्टेंस, ब्रूस का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, याद रखेंगे। जो कौन सा 2 पॉइंट ऐसा है जो ब्रूस का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए डीसी मशीन में मेजर किया जाता है, तो याद रखेंगे रेजिस्टेंस कम्यूटेटर और ब्रूस के बीच का रेजिस्टेंस को बोला जाता है ब्रूस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो सी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। पहले तो हम ये जान लेते हैं इंटरपोल किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मेन पोल तो है हमारे लिए, तो उसके बीच में अगर आर्मेचर घुराते हैं तो जनरेट होता है, लेकिन किसके लिए हम लोग इंटरपोल यूज़ करते हैं, याद रखेंगे कौन सा, किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो मिनिमाइज आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरपोल को। तो इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है, कौन सा आंसर सही होगा इसका, सीरीज विथ शंट फील्ड, पैरेलल विथ शंट फील्ड, कि आर्मेचर के साथ पैरेलल होता है या आर्मेचर के साथ सीरीज होता है, कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो भाई ए इज द राइट आंसर, सीरीज में आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, यानी श्रृंखला में आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है इंटरपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है उसके लिए तो फील्ड एक्साइटेशन के लिए अलग से हम सप्लाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड में, तो एक सेल्फ एक्साइटेड में वो खुद क्या होता है, उसमें जनरेट होने के लिए हम लोग सप्लाई बाहर से नहीं देते हैं। तो हम लोग सप्लाई उसमें बाहर से नहीं देते हैं, इसीलिए उसका खुद का जो वोल्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, उसी की वजह से वो स्टार्टिंग में वोल्टेज जनरेट करने के लिए सक्षम हो पाता है। तो वो जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं उसमें पहले से ही कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट में क्या काम करता है, कौन सा सही आंसर होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे बोला है बिल्ट अप वोल्टेज, रिड्यूस द फील्ड करंट, आर्मेचर करंट रिड्यूस करता है, या मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट मेंटेन करने के लिए, या आर्मेचर करंट रिड्यूस करने के लिए, या फील्ड करंट रिड्यूस करने के लिए, ये नहीं काम करता है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पहले वोल्टेज को बिल्ट अप स्टार्टिंग में जो करने के लिए जो ज़रूरत होता है, तो ये इज द राइट आंसर। पहले जो बिल्ट अप वोल्टेज स्टार्टिंग में जो वोल्टेज ज़रूरत होता है उसे बिल्ट अप करने के लिए हमको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की ज़रूरत होता है, याद रखेंगे
ये इज द राइट आंसर। बिल्ट ऑफ द वोल्टेज, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, इसी के लिए ज़रूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर? बहुत आसान सवाल है, आसान तो नहीं बोलेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए चारों का चारों कनेक्शन हमको याद रखना है। पहले तो हो गया सीरीज, हम जानते हैं बहुत आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में होते हैं। दूसरा हो गया शंट, आर्मेचर के साथ फील्ड पैरेलल में जुड़े होते हैं। तीसरा हो गया कंपाउंड, ये भी चारों तरफ का, चारों टाइप का है। कैसे? एक हो गया डिफरेंशियल, दूसरा हो गया कंपाउंड, सॉरी एक हो गया डिफरेंशियल, दूसरा हो गया क्या, क्यूमुलेटिव। ये जो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल हो गया, ये भी दो टाइप का है। कैसे? एक हो गया डिफरेंशियल, दूसरा हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर कौन सा, दो टाइप का होता है। कैसे? एक हो गया क्यूमुलेटिव, दूसरा हो गया डिफरेंशियल। जो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल हो गया, ये भी दो टाइप का है। कौन सा ना, एक हो गया लॉन्ग शॉट, दूसरा हो गया शॉर्ट शॉट। एक हो गया लॉन्ग शॉट, दूसरा हो गया शॉर्ट शॉट। लॉन्ग शॉट में क्या होता है, लॉन्ग शॉट में आर्मेचर उसके साथ जो सीरीज फील्ड होता है, ये दोनों के साथ जब पैरेलल जो जुड़ता है, अर्थात हमारा शंट फील्ड आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, ये दोनों के साथ जब जुड़ता है उसको लॉन्ग शंट बोला जाता है। याद रखेंगे, आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ, दोनों के साथ जब लॉन्ग शंट अर्थात शंट फील्ड जुड़ा होता है उसको लॉन्ग शंट बोला जाता है। सिर्फ आर्मेचर के साथ जब शंट फील्ड जुड़ा होता है तो उसको शॉर्ट शंट बोला जाता है। ये क्यूमुलेटिव में थोड़ा उल्टा तरफ का, रिवर्स तरफ का होता है, लेकिन सॉरी डिफरेंशियल में थोड़ा उल्टा तरफ होता है, डायरेक्शन इसका उल्टा होता है, लेकिन क्यूमुलेटिव में सीधा जुड़ा होता है। याद रखेंगे इसको। यानी आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड, ये दोनों के साथ जब शंट फील्ड जुड़ा होता है उसको लॉन्ग शंट बोला जाएगा। ये कौन सा राइट आंसर होगा इसका? लॉन्ग शंट होता तो आर्मेचर प्लस सीरीज फील्ड के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट शंट है तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड ये दोनों के साथ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आर्मेचर के साथ शंट फील्ड जुड़ेगा पैरेलल में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। याद रखेंगे हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंड मोटर में तो पहला कंपाउंड मोटर हो गया कम्युलेटिव, दूसरा हो गया डिफरेंशियल। ये दोनों जो है ये भी दो टाइप का है। एक हो गया शॉर्ट शंट, दूसरा हो गया लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट में क्या होता है, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ, सिर्फ आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। लॉन्ग शंट में आर्मेचर और सीरीज फील्ड ये दोनों के साथ शंट फील्ड पैरेलल में जुड़ा होता है, तो उसको बोला जाता है लॉन्ग शंट। तो ये सिर्फ आर्मेचर के साथ बोला है। देखिए शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, तो इसी के लिए उसको बोला जाता है शॉर्ट शंट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड? तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है यहाँ पे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है इसका एक क्वेश्चन। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। जनरेटर का कोर, डीसी जनरेटर का लैमिनेटेड क्यों करते हैं हम लोग? कपर हानि को कम करने के लिए, या फ्रिक्शन हानि को कम करने के लिए, या हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, या ईडी करंट हानि को कम करने के लिए? देखिए हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे लैमिनेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस मटेरियल यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हो गया, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील हो गया, जिसका रिटेंटिविटी हाई है, वैसा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। तो जिसका रिटेंटिविटी हाई है उसका वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये तो आंसर नहीं होगा। हम लैमिनेटेड किसके लिए करते हैं? लैमिनेशन से कॉपर लॉस या फ्रिक्शन लॉस नहीं रिड्यूस होता है। तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं लैमिनेशन। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड इसलिए करते हैं ताकि ईडी करंट, भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। तो डी इज द राइट आंसर। विच आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर वेरी लो? आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर वेरी लो किसके लिए, क्यों है? तो क्या कारण हो सकता है, चलिए जानते हैं। ऑप्शन बोला है रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम किया जाता है। देखिए आर इज प्रोपोर्शनल टू बी बाई आई, आप लोग तो ओम्स लॉ जानते होंगे। देखिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम घटता है, अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे बोला अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट तो कम नहीं हो सकता कभी भी। तो रिड्यूस आर्मेचर करंट ये तो नहीं हो सकता। अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट धारा ज़्यादा बहेगा, तो रिड्यूस आर्मेचर करंट ये नहीं होगा। रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर विथ लेस वेट, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर। देखिए आर्मेचर को टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते रेजिस्टेंस कम करके। रन आर्मेचर विथ लेस वेट, ये भी नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कौन सा आंसर सही होगा, याद रखेंगे भाई। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? देखिए अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो सकता है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस कम रखते हैं आर्मेचर का। बी इज द राइट आंसर, सही है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए
यहाँ पर बोला है वेव वाइंडिंग किसके लिए यूज़ करते हैं भाई डीसी मशीन में? दोनों टाइप का वाइंडिंग यूज़ करते हैं, वेव वाइंडिंग एंड लैप वाइंडिंग। पैरेलल पाथ के हिसाब से वेव वाइंडिंग का पैरेलल पाथ 2 होता है और लैप वाइंडिंग का पैरेलल पाथ पोल के साथ समान होता है। तो मैं याद रखेंगे जो पैरेलल पाथ को डिनोट करते हैं हम किस में? ए में। ए ही था पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 होता है, लेकिन लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ पोल के साथ समान होता है। इसको याद रखेंगे हम लोग। तो अभी बताइए, तो वेव वाइंडिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? देखिए पैरेलल पाथ इसका कम है, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल में कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा करंट क्या होगा? ज़्यादा बहेगा। लेकिन यहाँ पे पैरेलल पाथ जितना होगा उतना ज़्यादा करंट बहेगा। याद रखेंगे, पैरेलल में करंट क्या होता है? जुड़ा होता है। आई टोटल आई इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 हम जानते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल पाथ कम है तो करंट 2 ही पाथ में प्रवाहित होगा। लेकिन अगर जो लैप वाइंडिंग है जिसमें पैरेलल पाथ ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा करंट बहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। अगर 2 पैरेलल पाथ है तो 2 पाथ में ही करंट फ्लो होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? अगर करंट कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो ये दोनों क्या होगा राइट आंसर? हम यहाँ इसमें याद रखेंगे करंट लो, रेजिस्टेंस हाई। ये इधर राइट आंसर बी। वेव वाइंडिंग में करंट लो और वोल्टेज हाई के लिए हम लोग डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थिक होता है, मोटा होता है, तो इसका करंट लो होगा और लो करंट और रेजिस्टेंस हाई। इसके लिए हम लोग वेव वाइंडिंग को यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे, अगर इसमें लैप वाइंडिंग बोला होता तो क्या होता? हाई करंट लो वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ ए 4 पोल लैप वाइंडिंग विल बी। हम अभी बात करके आए हैं लैप वाइंडिंग में कितना पैरेलल पाथ होता है, थोड़ा बताएंगे। पैरेलल पाथ कितना होता है? A इज इक्वल टू पी, यानी पोल के साथ समान होता है। यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन 4 तो पोल हो गया। अगर सीधा पूछता सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग तो हम 4 लिख देते हैं। यहाँ पे पूछा है ड्यूप्लेक्स, यानी हमको निकालना है यहाँ पे पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ इज इक्वल टू प्लेक्स इनटू पोल। याद रखेंगे, यहाँ पे सिंप्लेक्स नहीं है तो 1 नहीं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमको पैरेलल पाथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? प्लेक्स इनटू पोल। प्लेक्स यानी 2, पोल यानी 4। प्लेक्स इंटू 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर, प्लेक्स इंटू पोल। याद रखेंगे हम लोग प्लेक्स इंटू पोल अगर पैरेलल पाथ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी मशीन। कौन सा पार्ट डीसी मशीन का पार्ट नहीं है? आर्मेचर तो ये होता है डीसी मशीन में, फील्ड वाइंडिंग ये भी होता है, कम्यूटेटर ये भी होता है, क्योंकि कौन सा नहीं होता है? डैम्पिंग वाइंडिंग ये होता है सिंक्रोनस मोटर में, डैम्पिंग वाइंडिंग डीसी मोटर में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। पोल ऑफ ए डीसी मशीन आर ऑफन लैमिनेटेड टू। किसके लिए लैमिनेट किया जाता है पोल को? भाई आर्मेचर को लैमिनेट करते हैं हम तो जान चुके हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पोल को डीसी मशीन का क्यों लैमिनेट करते हैं भाई? क्या आंसर रहेगा इसका? आयरन वेट को कम करने के लिए? नहीं। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए? ये भी नहीं। इंटरपोल हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। डिसिपेट मोर हीट? ना, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है? ए। याद रखेंगे पल्सेशन लॉस जो होता है, रिपीटेडली जो पल्सेशन होता है, वो पल्सेशन लॉस को कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा? डीसी मशीन को लैमिनेट करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द टीथ इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन आर समटाइम्स स्क्यूड। स्क्यूड मतलब मोड़ा होता है। इसका आर्मेचर का टीथ तो क्यों मोड़ा होता है भाई? ईडी करंट लॉस इसमें नहीं हो सकता कम। स्क्यूड यानी मोड़ा होने से ईडी करंट लॉस कम नहीं हो सकता। कॉपर लॉस, वाइब्रेशन, हिस्टेरिसिस लॉस, ये कौन सा हो सकता है? हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, ये लॉस को नहीं कम कर सकता अगर मोड़ा होता है आर्मेचर। तो सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, अलग है वो आंसर, वो है वाइब्रेशन। डी इज द राइट आंसर। वाइब्रेशन कम हो सकता है इसमें से। तो टीथ मुड़ा इसलिए होता है, समटाइम्स कभी कभी मुड़ा होता है। तो किस लिए मुड़ा होता है? ये वाइब्रेशन कम करने के लिए मुड़ा होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग और एक वीडियो में कवर करेंगे, ज़्यादा हो गया इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। जो PGCL का एग्जाम है 7 तारीख को, उसके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और हैंड टूल्स, ये जो इसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देखिए, ताकि ये जो PGCL और आगे जितना भी है टेक्निकल का CBT उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो PDF है आपको वहाँ टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।